अधूरी आस की आज की खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। अधूरी आस में हम हमेशा अक़लियतों के मसले मसाइल उठाते रहते हैं और इसी कड़ी में चैनल हेड जगदीश चंद्र जी ने अक़लियतों के मुद्दों पर बीकानेर में आयोजित मीडिया विमर्श कार्यक्रम में शिरकत की और बीकानेर के रहवासी खासो आम से मुलाकात की। वहां के अक़लियतों ने चैनल हेड का शानदार इस्तकबाल किया और इस अवसर पर बीकानेर संभाग प्रभारी लक्ष्मण राघव भी मौजूद रहे। अधूरी आस की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अक़लियतों से जुड़े इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर। बीकानेर में अक़लियतों के मुद्दों पर मीडिया विमर्श का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र मुख्य वक्ता रहे। कि सर एक चाहते हैं कि अक़लियत को इस वक्त जो मीडिया में चल रहा है, क्या सोचती है मीडिया को लेकर अक़लियत, क्या उनके मन में है कि होना चाहिए, उसी के मद्देनजर ये एक बिल्कुल ऐसी चर्चा रखी है जिसमें हमने कोई कुर्सी नहीं रखी है। एक तरह से सब लोग एक साथ एक जाजम पर बैठकर विमर्श करेंगे और दरअसल कुछ तो कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों दौरे जहां रहा है दुश्मन हमारा। और शायद यही वजह है, यही खूबसूरती है बीकानेर की और यही कारण है कि इस तरह के सब लोग, आप लोग एक बहुत छोटे से बुलावे पर बहुत कम समय पे आप सब पधारे हैं। मैं बहुत जल्द माइक आप लोगों को दूंगा। इससे पहले चूंकि यहाँ पर जो लोग विराजे हुए हैं, सर सबकी इच्छा है जो आपने उर्दू के लिए काम किया, जो रीजनल मीडिया में काम किया, जो अक़लियत के लिए काम किया, अलग अलग लोग इस्तकबाल करना चाहते हैं। अक़लियत के लोगों ने चैनल हेड का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर अक़लियत के स्पीकर्स ने कई मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि आम मुसलमान भी सच्चा भारतीय है जिसका देश की तरक्की में योगदान है, लेकिन जाने क्यों कुछ जगह मीडिया में गलत रेखांकन हो रहा है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, पर क्यों अल्पसंख्यकों पर सवाल या निशान लगाए जाते हैं। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने अक़लियत के नुमाइंदों की बात धैर्य से सुनी और उनकी समस्याओं को दूर करने का वायदा किया। इन सब मुद्दों के अलावा अक़लियत के नुमाइंदों ने चैनल हेड के सामने और भी कई अक़लियतों से जुड़े मसले मसाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा भी बड़ा सवाल है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के मुद्दों, अक़लियत के लिए तालीम के अवसर और मदरसा के हालातों पर चर्चा हुई। एजुकेशन में अक़लियत के लिए खास योजना बनाने और मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलने की मांग की गई। इस खास अवसर पर चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी अपने विचार साझा किए। जगदीश चंद्र ने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अक़लियत की आवाज उठाता रहा है। हम जोड़ने का काम करते रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज आम आवाम की आवाज है। गहलोत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर काम कर रही है। हम अक़लियत और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। इस अवसर पर अक़लियत के मौलाना, लीडर्स सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे जिन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज की पहल की तारीफ की। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने बताया कि किस तरह से मीडिया में रहते हुए उन्होंने अल्पसंख्यकों के विकास का बीड़ा उठाया और इसके लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। जगदीश चंद्र ने बताया कि मुस्लिम्स व उर्दू के विकास के लिए चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटीज इन इंडिया व अधूरे ख्वाब जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिससे कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं को जानने का मौका मिला। साथ ही इस कौम के नुमाइंदों की समस्याओं को दूर करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। चैनल हेड ने बताया कि उन्होंने अक़लियतों की समस्या से रूबरू होने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां की आवाम से रूबरू हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का मीडिया के प्रति प्रेम देखने को मिला। अधूरी आस हमेशा से ही अक़लियतों की आवाज बनता रहा है। अक़लियतों के बहुत से मसले उन्होंने चैनल हेड जगदीश चंद्र के सामने रखे। वहीं चैनल हेड भी इत्मीनान के साथ उनके हालात से वाकिफ हुए। अब मेरा निवेदन रहेगा, दरअसल यहाँ पर जो मौलाना साहब बैठे हैं, हाजी फरमान साहब हों या दूसरे हों, वो अपनी बात 2 मिनट में कहें और बाकी फिर जितने भी लोग हैं, मुमताज भाटी जी भाजपा से भी हैं, भाजपा अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मोर्चा के सदस्य रहे शायद वो, तो ऐसे लोग हैं, कांग्रेस से हैं, तनवीर जी हैं, सलीम जी हैं, हारून राठौड़ साहब हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रमजान मुगल पत्रकार हैं और साथ ही अबरार डॉक्टर साहब हैं। तो सब 2 मिनट में जो बात कहना चाहे, ताकि सर एक जीस जो लेना चाह रहे हैं कि किस तरह के कार्यक्रम ऐसे हों जो ऐसे शहरों के लिए बने। फरमान साहब। सबसे पहले मैं जगदीश चंद्रा साहब का तहे दिल से शहर बीकानेर में इस्तकबाल करता हूँ। हमारे सलीम सोडा साहब ने हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने की दस्तार की, वो आपको सलामत रहे। और
इसके साथ साथ मैं लक्ष्मण जी को और गुलाम रसूल को भी ये बधाई देता हूँ कि ये हर वक्त हर एक की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं। ये वो शहर है, मंदिर में घंटी बजी गूंजी उधर अजान, शहर मेरा पढ़ने लगा गीता और कुरान। प्रशासन हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी कोना हो, सबसे पहले तो अक़लियत जो है एजुकेशन में क्या, तालीम में क्या, हर चीज़ में ये के बाद दीगरे कमज़ोर होती जा रही है। कि हर एक ज़बान से मीठी उर्दू ज़बान हमारी, हर एक ज़बान से मीठी उर्दू ज़बान हमारी, हम इसके पास बाँ ये पास बाँ हमारी। जगदीश चंद्रा जी, मैं आपका तहे दिल से बीकानेर की धरती पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप माइनॉरिटी की और अक़लियत की बात को हमेशा आवाज़ बन के आगे बढ़ाते रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे आप दोनों वक्ताओं ने जो बात कही, संविदा वाली बात कही, सरकार तक पहुंचाएंगे बिल्कुल। और वैसे भी सरकार जागरूक है, चैनल को उनके लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आपने जो कुछ कहा है ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँचा होगा। और आपने जो मीडिया की बात की, बिल्कुल हम सपोर्ट में हैं, आपकी भावना का सम्मान करते हैं, उसको ध्यान रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि कम से कम फर्स्ट इंडिया आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप चलेगा आगे। हाँ, अक़लियत का राजनीतिक पार्टिसिपेशन है। मेरे चुनाव हारने के बाद मेरा ये निष्कर्ष था कि लोग वोट नहीं डालते माइनॉरिटी के नाम पर। तो ऐसे हालात में आप सरकार और सिस्टम पर ये दबाव बनाएं अपने मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोगों को दूसरी जगह एडजस्ट करें, बोर्ड्स में और दूसरी जगह पे, ताकि एक हारमोनी भी बनी रहे समाज के अंदर और उनका पार्टिसिपेशन भी तय हो सके। एजुकेशन के मामले में जहाँ तक बोर्ड्स जो बनना चाहिए, एक माइनॉरिटी बोर्ड बने जो एजुकेशन के लिए कोई हो, वो जब तक नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स जो एजुकेशन से जुड़े हैं वो मदरसों में ले रहे हैं। मदरसों में एजुकेशन लेने के कारण से वो उस मॉडर्न एजुकेशन से सीधे नहीं जुड़ पाते। जब नहीं जुड़ पाएंगे तो आप उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाएंगे। तो आपको एक बोर्ड बनाना होगा जो माइनॉरिटी के उसके बेस पर चले और एग्ज़ाम कंडक्ट करे। मेरी एक सवाल भी है कि आपका अक़लियतों से इतना लगाव क्यों, उसका भी मैं जवाब जानना चाहूँगा। ये लगाव इसलिए है कि जो देखते हैं ना तो फिर मन नहीं मानता। जो मैंने डेवलपमेंट देखा उन प्रोग्राम्स के अंदर, जो पिछड़ापन देखा, तो मन में बात आई है कि हमारा तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, हमें तो कोई चुनाव नहीं लड़ना कहीं से, वो नहीं करना। उसमें भी लोग यही कहते थे पूरे देश में कि एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति मुद्दे उठा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये खुदा लिख देता है मैंडेट में, तुम्हारा मैंडेट होगा। इसलिए पाकिस्तान से बिल्कुल परिवेश, हाँ बिल्कुल रहा है हम। और देखिए कितनी, हाँ बिल्कुल हिलोरे मारता है। उसमें बड़ी एक अच्छी आपने बात याद दिला दी कि हम पाकिस्तान में ही थे पहले, भावलपुर साइड में पंजाबी फैमिलीज जो थी, तो हमें भी यहाँ मरब्बा अलॉट हुआ बीकानेर में जो है। और चांस की बात है 1950 में मेरा जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ। तो एक तरह से दैट वे जो है, तो वो बैकग्राउंड रहता है ना, थोड़ा सा दिमाग में रहता है। अब बस ऐसी है, लेकिन अभी अच्छा लगता है आपके साथ बात करना उठना बैठना, और जो जीवन बचा उसमें भी ऐसे ही निकल जाएगा जो है। कि वोट लेना जानते हैं, वोट देना नहीं जानते। ये फर्क मिटाने के लिए भी आपको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने टीवी में पूरे, मैं समझता हूं कि करीब 72 कंट्रीज को देखती थी, यहाँ आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के अंदर अक़लियतों की कोई पहचान होती है, उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर में आप तशरीफ लाए हैं, बीकानेर की जो समस्याएं हैं अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर से सभी लोग बोलते हैं उर्दू की ही बात है। यहाँ जितने मदारिस हैं, जितने इदारे हैं, उसमें सही तरीके से सिस्टम के मुताबिक उनको बजट नहीं मिल पा रहा। अक़लियती जो यहाँ डिपार्टमेंट है उसमें जो छात्रवृत्तियाँ वगैरह है, जो वजीफ़े मिल रहे हैं, वो सही तरह से नहीं मिल पा रहे। यहाँ अक़लियत जितनी भी है वो कच्ची बस्तियों में रहती है, उनके सही तरीके से अभी बरसों से, आला मकसूद भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनके टाइम में जो पट्टे बने थे अभी तक वो परेशान है।
उन्हीं को ज़्यादा परेशानी आती है, वही जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनके अभी पट्टे नहीं बने। ये बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने चुनौती आ रही है। उसी तरीके से यहाँ सिस्टम है, जिनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें लोन्स वगैरह जो लेते हैं उनमें बहुत ऐसी कागजात सामने पेश करते हैं जो उनकी पूर्ति वो कर नहीं पाते हैं और उनको लोन नहीं मिल पाते। ये जो 3-4 मुद्दे अभी उठाए गए हैं, संविदा वाला मुद्दा था, आपने 3 स्पेसिफिक मुद्दे उठाए हैं, तो लक्ष्मण जी इन पे मौका लगते ही समय पे एक एक करके स्टोरीज करें अच्छी सी, जिसको फिर सीएम साहब भी देखते हैं, सब देखते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया चैनल का आभारी हूँ कि उसके माध्यम से हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी। तकरीबन जो अक़लियत बैठी है सबकी फ़िक्र एक ही है, तकरीबन बात भी एक ही है, बस अलग अलग आवाज़ें हैं। जैसे अभी बताया गया कि फर्स्ट इंडिया जो काम कर रही है, इसके अंदर हमारी एक गुजारिश है कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाए जिसका नाम इस तरह हो, हकीकत की आवाज़। जैसे मीडिया आमतौर पे बरसों से एक मुसलमानों को नेगेटिव पेश कर रही है और उसके असरात इतने ज़्यादा है कि हमें भी काफ़ी वक्त लग जाएगा उसको धुलने के अंदर। अभी हमारा अधूरे आस से एक चल रहा है प्रोग्राम वीकली, अधूरी आस जो है वो सारा बताएं, उसी के अंदर जो आपका नोट करें सुझाव। देश भारत सभी लोगों का है, सिर्फ किसी एक जाति विशेष का नहीं है। अक़लियत में जो एक डर का भाव पैदा कर करके और जो माहौल बनाया जा रहा है उसकी आवाज़ को आपको भरपूर उठाना चाहिए। शिक्षा के जगत में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए जिससे शिक्षा कंपलसरी की जाए और सभी जातियों पे की जाए कि जो 10वीं पास होगा उसको ये लाभ मिलेगा, जो 12वीं पास होगा उसको ये लाभ मिलेगा। मैं चाहूँगा कि जो भी केंद्रीय सरकारें राज्य की हैं वहाँ तक आप बातें पहुँचाएं। सभी ने बात रखी है, आपको इश्यूज़ भी बताए हैं, तो बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ एक शेर के साथ जो आज का माहौल है, या जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं या क्वेश्चन मार्क कि अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, तो वक्त का इंतज़ार करेंगे, वक्त आईना दिखाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने, उन्होंने सब ने जो मूल समस्याएं हमारी बताई है आपके सामने। हमारी जो अक़लियत की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसमें गरीबी, अशिक्षा आपसे छिपी हुई नहीं है, बेरोज़गारी है। उसमें सबसे पहले बेरोज़गारी को मैं मुख्य समस्या मानता हूँ, क्योंकि तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल के माध्यम से अक़लियत को जो सरकारी योजनाएं हैं और जो स्कॉलरशिप्स हमारे बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट निकालती है, तो उनकी पूरी जानकारी के अभाव में उनको उन तक पहुंच नहीं पाती। तो मैं चाहूँगा कि चैनल्स के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हो। मीडिया तलाक की बात करता है, हलाला की बात करता है इस्लाम के मामले में, मगर निवेदन करना चाहूँ कभी मीडिया ने 6 महीने इस पर बहस चली होगी, रुजू की बात नहीं की होगी। इस्लाम के अंदर एक व्यवस्था होती है रुजू की, उसके ऊपर किसी मीडिया ने इस पर चर्चा नहीं की होगी। वहाँ पर एक तय होता है कि जालीदार टोपी, फला टोपी, डीगरा टोपी, टोपी भारतीय सभ्यता का हिस्सा है, ना कि इस्लामिक सभ्यता का हिस्सा। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। एक मिनट, चौथी बात, अभी हमने एक अभियान चालू कर रखा है, अलग अलग मोहल्ले में हम जा रहे हैं, वहाँ पर मदरसा को कर्मोन्नत करने की बात आ रही है। मदरसा एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन से भी लोअर होती है, उस कर्मोन्नत करने के अंदर भी कई दुश्वारियाँ आ रही हैं। आज हमारी मदरसाओं की बिल्डिंग्स बनी हुई, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमारे पास पैरा टीचर भी हैं, मगर जब कर्मोन्नत रूटीन वर्क है उसको 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, वहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर टोपी की इज्जत तभी होगी जब पगड़ी की इज्जत होगी, तो टोपी की भी होगी। जरूरी है हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। इससे पहले कि अंतिम वक्ता बोले, मैं आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हम पहला काम ये करेंगे, आज जितना डिस्कशन हुआ है 20-25 मिनट का, इसका हम आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम बना के चलाएंगे ताकि सभी लोगों के नोटिस में आ जाए। मेरा ये कहना है कि जो सच्चर कमेटी की या रंगनाथ मिश्रा की जो सिफारिशात हुई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन तमाम सिफारिशात को लागू करें। उनमें ये तमाम मुद्दे जो उठाए गए हैं हमारे अलग अलग लोगों ने, वो सब चीज़ें उसमें आ जाए। मीडिया आवाम की आवाज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो मीडिया जिस तरह का रोल प्ले करता है, खासकर मॉब लिंचिंग के मामले में और लव जिहाद के मामले में। मॉब लिंचिंग के मामले में जो जिसकी मॉब लिंचिंग होती है उसी व्यक्ति को अपराधी कैसे है, उसका अपराध क्या है, इस तरह की खबरें चलाता है। तो इस पे एक प्रोग्राम बनाया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ ने कोशिश की थी, इस खबर को बहुत अलग से किया था, अगर ध्यान हो सब लोग। जी शुक्रिया। आपके इन विचारों को हम पूरे तौर पे चलाएंगे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद अधूरी आस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल हेड जगदीश चंद्र लंबे अरसे से अक़लियतों की आवाज उठाते रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपने बीते सालों में तमाम गुजरे वाक़यात बताए। आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि अपनों के बीच आ गया हूँ मैं। जिस चैनल में भी हम लोगों ने काम किया, लक्ष्मण ने काम किया, चाहे वो ETV हो, जी हो, तो शुरू से ही 2008 में ETV जो है जुड़े हैं मुझसे। तो ETV उर्दू का चैनल अलग होता था और ETV राजस्थान अलग होता था। तो श्री रामोजी राव चेयरमैन थे उस समय। बाद में तो फिर रिलायंस ने इसे ऑनरशिप ली इसकी जो है। तो उस समय जब हमने ज्वाइन किया IAS से VRS लेके 2008 में जो है, तो ETV राजस्थान साल भर में प्रॉफिट में आ गया। पहले घाटे में था चैनल। तो एक दिन मैं हैदराबाद गया, श्री रामोजी राव से मिला, तो उन्होंने कहा भी जैसे ETV राजस्थान प्रॉफिट में आया है तो आप ETV उर्दू की जिम्मेदारी भी लो, अच्छा चले, प्रॉफिट में भी आए और कार्यक्रमों में सुधार हो। तो मैंने तुरंत हाँ कही उनको उस समय, बिना सोचे समझे कितना घाटा है, क्या प्रोग्राम है, कैसे हम अक़लियतों में जाएंगे, माइनॉरिटीज़ के क्या इशू हैं, चैनल का क्या मैंडेट है, ये सब सोचे बिना ही हमने हाँ कही। और शाम को जब हैदराबाद की फ़्लाइट से जयपुर के लिए बैठे तो मन में सवाल आया कि अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपन ने ओढ़ ली है, क्या अपन ने ठीक किया है और कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो सोचते सोचते 2 घंटे की फ़्लाइट होती थी। तो जयपुर आते आते मन में ये धारणा बन गई कि आम मुस्लिम जो है, आम माइनॉरिटी जो है, उसकी आवाज़ बनना है बस। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि आम आवाज़ कैसे बने। तो फिर हमने जयपुर में आकर के और राजस्थान के 1100 जो माइनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विद्यार्थी हैं, स्कॉलर हैं, तो राजमहल पैलेस में हमने फंक्शन किया जयपुर में। तो हमने उससे प्रेरणा ये ली कि सभी राज्यों में ये कार्यक्रम किया जाए। तो हमने महाराष्ट्र में किया, हमने कहाँ नहीं किया, यूपी में किया, बिहार में किया, गुजरात में किया, सभी राज्यों में किया जो है। और कार्यक्रम हिट रहा। और धीरे धीरे हमें खुद ये लगने लगा कि तहज़ीब की ज़बान है उर्दू। तो उर्दू को आगे बढ़ाने में उस समय ETV जहाँ हम थे उनका, बाद में जी सलाम रहा हमारे पास, उनका रोल रहा जो है। और हमने एक कार्यक्रम चालू किया खुर्शीद के साथ में, अधूरे ख्वाब, राजस्थान में, कि मुस्लिम बहुल इलाकों में समस्याएं हैं क्या हैं जनजीवन की, अपन देखें उसको। तो मैंने जो प्रोग्राम वो देखा, सीकर का देखा, मकराना का देखा, मान लो झुंझुनू का देखा, टोंक का देखा, तो वहाँ के गली मोहल्लों में जो विकास की स्थिति है, सड़क बिजली पानी की स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, तो उसका जो चित्रण चैनल पे हुआ, तो पहली दफ़े मुझे लगा कि मैं इतने साल नौकरी में रहा और सब इम्पोर्टेंट जगह पे रहा, वर्क से मिलता रहा, मुझे ही पता नहीं चला कि समाज की एक्चुअल आज क्या स्थिति है। तो मैंने थोड़ा उसको पिछड़ा हुआ पाया कि काम वाम, बजट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो दिल्ली में उन दिनों स्वर्गीय अहमद भाई अहमद पटेल हुआ करते थे, वो दिलचस्पी लेते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप पार्लियामेंट में इतना सा पूछ लीजिए इसमें कि बजट कितना था राज्य विधानसभाओं का, संसद से पारित केंद्र सरकार का, और खर्चा कितना हुआ। तो मेरे ख्याल से शायद 50% से कम का बजट यूटिलाइजेशन था।
तो फिर हमने कहा जब बजट है, पैसा है, तो फिर अपन काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है। तो उन मुद्दों को हमने उस समय उठाया, कुछ बात भी बनी। राजस्थान में फॉर्चुनेटली जो चीफ मिनिस्टर है वो और जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के प्रति काफ़ी सद्भाव उनमें रहा, चाहे वो अशोक गहलोत जी हैं, वसुंधरा राजे थी, आज फिर गहलोत साहब हैं। तो सबका जो तालमेल है या जो धारणा है या जो फिलॉसफी है वो माइनॉरिटीज़ के साथ है। वहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है या कोई प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी नहीं है, और वो प्राथमिकता से देखते हैं उसको। यासीन भाई एक OSD हैं गहलोत साहब के, वो देखा करते थे, अब भी देखते हैं और काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा इस सरकार ने ही माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए काफ़ी बजट रखा है, काफ़ी घोषणाएं हैं और CM पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं ये जो है। और उर्दू की बात आती है तो कौम की जो आवाज़ है, जो उसकी वो बात कहना चाहते हैं, कौम और सरकार के बीच हम पुल का काम करते हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, कोई दूसरी सरकार हो। हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है, लेकिन बात को उठाते हैं। तो टीवी की क्रेडिबिलिटी और उसका रिकग्निशन, उसकी पॉपुलैरिटी इस कदर उर्दू में मैंने देखी, मैंने आज तक कहीं नहीं देखी दैट वे। तो उसी सिलसिले में किसका एहसास मुझे हुआ कि मैं जब महबूबा के पिताश्री का, उनका अब्बू का इंतकाल हुआ था, सैयद साहब का, तो सब बैठने गए थे तो मैं भी गया चैनल के नाते। तो मैं जब वहाँ घुसा तो 5000 लोग ऐसे बैठे हुए थे नीचे तरपाल पे करके, और टेंट थोड़ा लगा हुआ था और सामने मंच बना हुआ था। तो वहाँ पे जो गेस्ट थे, बोलने वाले लीडर, महबूबा के साथ के मंत्री और जो लोग बोल रहे थे, तो मैं जैसे ही उसमें घुसा तो उर्दू ETV के कारण से लोग इतना जानते थे कि घुसते ही खुसर पुसर चालू हो गई भाई जगदीश चंद्र। तो खुसर पुसर करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने इशारा किया IG इंटेलिजेंस को कि इनको यहाँ पे लाओ, तो मुझे मंच पे ले गए वो। तो 5000 लोगों में से मान लीजिए 3000 लोग मुझे चेहरे से जानते थे। क्यों जानते थे? कि हम उर्दू की आवाज़ उठाते थे वहाँ, इसलिए जानते थे। कोई हमारा ऐसा महिमा मंडल नहीं था, हमें कौन जानता है, राजस्थान में रहते हैं दैट वे जो है। तो वहाँ बैठे जा कर के और फिर हम बोले, हमने श्रद्धांजलि दी अपनी, और उसके बाद जब हम निकले वहाँ से बाहर आए, जो ख़त्म होती है बैठक जो है, तो 100-150 लोग नारा लगाने लग गए कि ETV उर्दू जिंदाबाद। तो बड़ा हैरानी हुई हमें, किसी चैनल के प्रति ऐसा भाव आ जाए किसी के मन में जो है। कौम के साथ खड़े थे तो सब नारे लगे, तो वहाँ पे सब जानते थे। तो एक छोटी सी बच्ची के साथ एक आदमी आया, 5-6 साल की बच्ची होगी, तो कहा कि सर, मैंने कहा बताएं, कि ये आपके ऑटोग्राफ लेना चाहती है, वो छोटी सी बच्ची। तो हमने कहा ये मुझे कैसे जानती है? ऑटोग्राफ उसका लेते हैं जिसको जानते हैं, VIP समझते हैं, या उसको कुछ ऐसा बड़ा आदमी समझते हैं, तो वो ऑटोग्राफ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपको है ना, आपका प्रोग्राम आता है, प्रोमो आते या JC शो कोई आता है, वो देखते हैं। देखिए आप, एक कौम का कमिटमेंट एक चैनल के साथ। तो फिर क्या हुआ कि मैं वो पुलिस ऑफिसर था वहाँ, रिटायर्ड था, रिटायर्ड तो नहीं होगा, ड्यूटी पे वहीं का था, सिविल में था। तो थोड़ी जब आगे बढ़े हम उस बच्ची को ऑटोग्राफ दे के, तो मैंने कंधे बाहर के पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, इतने लोग मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा ETV के कारण से। तो हमने कहा ETV को क्यों जानते हैं? ठीक है। तो मुझे साइड में ले गया थोड़ा सा और धीरे से कहा, बाकी सब तो इंडिया का चैनल है, ये हमारा चैनल है। ठीक है सर। सोच, मैं कश्मीर की फ़िलॉसफी पे, पॉलिटिकल फ़िलॉसफी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, एक सोच किसी चैनल के बारे में, मैं चैनलों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट इंडिया विरासत में, फर्स्ट इंडिया को, हमारी टीम को वो संस्कार, वो कल्चर मिली है जो ETV उर्दू में, जी इस्लाम में हम चलाते थे। तो इसलिए हम हमेशा ये चैनल अपने आप को सबके करीब पाता है, आपके भी करीब पाता है अपने आप को। और अभी रात को देखिए, हमारे यहाँ शनिवार को 11:30 बजे मुशायरा चलता है। उससे पहले शायद थर्सडे को भी उमर भाई, हमारे जो एडिटर हैं, वो सैयद उमर हैं, सीनियर एडिटर हैं, जो वो चलाते हैं उसको जेट पे जो है, और मुशायरा और सब होता है। बाकी ईद और जितने फंक्शंस होते हैं, तो कंपैरेटिवली बाकी जितने भी चैनल हैं,
तो हम थोड़ा ज़्यादा कवर करते हैं माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है, उसी बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं ना, आज फर्स्ट इंडिया पे खड़े हैं आकर के। तो चैनल बदलते चले गए, लेकिन विचार, अलायंस, आपका मानसिक थोड़ा जुड़ाव सबके साथ, लोगों के साथ जान पहचान वो बनी रही वहाँ की वहीं जो है। तो इस तरह से क्या है कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं सब। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, बहुत दिनों बाद ऐसी मजलिस में आने का मौका मिला है जो है, और इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ, लक्ष्मण को थैंक यू कहता हूँ कि मौका मिला। और बस इतना सा कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया आपकी भी आवाज़ है, इससे जुड़े रहिए, बस हम हमेशा आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अधूरी आस के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आपसे इजाजत लेते हैं इस वायदे के साथ कि फर्स्ट इंडिया अक़लियतों की आबादी की हमेशा आवाज़ बनता रहेगा।